नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसको लेकर के आप सभी के मन में असमंजस बना हुआ है, तो उस पर हम करने वाले हैं पूरा डिस्कशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की हमारी क्लास का विषय जो आप सभी का है, जो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं जो बार बार आता है कि मैम क्या हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है जून के अकॉर्डिंग चेंज होगा या दिसंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या होगा, क्या एनटीए जो है वो हमसे चाहता है, और अगर चेंज होगा तो कब तक चेंज होगा, कितना चेंज होगा, क्या चेंज होगा। इन सारी चीज़ों पर हम करने वाले हैं फुल डिस्कशन। आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी यूनिट्स चेंज होंगी, कौन सी नहीं होंगी, और कहाँ से कितना चेंज होगा, और जो चेंज नहीं होगा उसे कहाँ से पढ़ें, और जो चेंज होने वाला है उसे भी हम पहले से कहाँ से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एनटीए का आप देखेंगे कि प्रॉपर नहीं आ जाता है कि भाई ये आपका सिलेबस है, तब तक आप ये तो है नहीं कि तब तक आप हाथ धरे बैठ सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बात करें कि अगर जून के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होने के चांसेस आप सभी के हैं, तो आपको जनवरी एंड तक या फेब तक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा अगर आपका जून तक, क्योंकि कम से कम 3 महीने या 4 महीने जो है वो हमें प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस चेंज के बाद में प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं। और जैसे कि आप सभी की जून की जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले से ही घोषित हो चुकी है कि भाई आपका जून का जो एग्ज़ाम है नेट का, वो 10 से 21 जून के मध्य आपका होने वाला है, कि 10 से 21 जून के मध्य आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो रहेगा। तो 10 जून से पहले तो उसके अकॉर्डिंग हमें 4 महीने, 3-4 महीने जो है वो प्रिपरेशन के लिए मिलने चाहिए। तो उसकी अकॉर्डिंग जो है हमारा सिलेबस के बारे में जो भी एनटी क्लियर करना चाहता है, चेंज होगा नहीं होगा, क्या चेंजेस होंगे, नया सिलेबस क्या होगा, वो सारे चेंजेस जो है आपको या तो जनवरी लास्ट में एनटी की ओर से और या फेब फर्स्ट वीक तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को पूरे आप देखेंगे कि लास्ट जो आपका चेंज हुआ था वो 2017 में एनटीए ने चेंजेस किए थे। तो उसके आधार पर अगर हम देखें कि 2017 में कितने बदलाव हुए थे, सिलेबस में कितना बदलाव हुआ, और उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, 2014 में क्या था, उससे पहले क्या था, तो उन सभी का जब हम विश्लेषण करते हैं कि तो हम ये पाते हैं कि कितना सिलेबस जो है वो चेंज होता है या क्या क्या चेंजेस जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप सभी सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप सभी के लिए। और हमारी क्लासेस की टाइमिंग आप सभी ज़रूर नोट कर लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे आप सभी के यूट्यूब पर सेशंस आप सभी के होते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 7 बजे आप सभी की ऐप पर फ्री क्लासेस होती हैं। तो ऐप की फ्री क्लासेस को भी आप सभी को नोट करना है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे जो नेक्स्ट आपका वेडनेसडे होगा, तो वेडनेसडे के बाद में आपकी हम जो है कंटिन्यूस क्लासेस भी लगाने वाले हैं, कि आपकी जो ऐप की क्लासेस है उनका टाइमिंग जो है 7 बजे रहेगा, और उसके डेज जो है वो आपके बढ़ जाएंगे, यानी कि ये भी आपके मंडे टू फ्राइडे हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए फ्री सेशन जो है वो ऐप पर अटेंड करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कहेंगे लाभ समय आ रहा है, तो जिसको आप सभी ज्वाइन करके और अपने अकॉर्डिंग जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आगे, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, जो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 8045888812। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जहाँ पर आप सभी को सारी कक्षा और परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो आप सभी को यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलती रहती हैं। साथ ही साथ चाहे वो कोई बुक के पीडीएफ हों, नोट्स के कुछ पीडीएफ हों, क्वेश्चंस के पीडीएफ हों, वो आप सभी को टेलीग्राम पर अवेलेबल होते हैं। आपके डाउट डिस्कशन आपके टेलीग्राम पर होते हैं, तो इसे आप स्कैन करके और सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए फाउंडेशन बैच है, जो आपका स्टार्ट हो चुका है ऐप पर,
जहां पर आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ में डिटेल में, ठीक है, सारी चीज़ें विस्तार में, चाहे कोई कहानी हो, कोई रचना हो, कोई उपन्यास हो, कोई कविता हो, कोई नाटक हो, कोई आत्मकथा हो, कोई निबंध हो, कोई रेखा चित्र हो, कोई संस्मरण हो, कोई यात्रा वृतांत हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे भाषा विज्ञान ही क्यों ना हो, सारी चीज़ें आप सभी को, काव्य शास्त्र, भारतीय पाश्चात्य, हर तरह का जो भी आपके यूनिट्स हैं उन सभी को हम डिटेल में विस्तार में पढ़ रहे हैं। और विस्तार में पढ़ने के साथ उसी के आपको नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो इन सब से आप सभी जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जून जेआरएफ के सपने को साकार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका कितना चेंज होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका सिलेबस पूरा चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपका जो सिलेबस है, यानी कि आपके सिलेबस में जो अभी 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, मैं 10 की 10 यूनिट बताऊंगी आपको, और कौन सी यूनिट में क्या चेंजेस होने वाले हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो 10 यूनिट्स जो आपकी हैं, इन 10 यूनिट्स को जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी भाषा की यूनिट है, हिंदी भाषा उद्भव विकास। हिंदी भाषा उद्भव विकास। अब जब आप इस यूनिट को देखते हैं तो इस यूनिट में थोड़े बहुत चेंजेस होने की संभावना है। अब क्या चेंजेस होने की संभावना है तो वो आप सभी इसके अंतर्गत अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि मैम फर्स्ट यूनिट में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें आपको एज इट इज़ चीज़ें मिलेंगी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की हो, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो, यानी कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इस यूनिट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एज इट इज रहेगी, इसमें कोई बदलाव होने की चांसेस जो है वो इसके नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ में अगर आप देखें भौगोलिक विस्तार जो है वो भी ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, भौगोलिक विस्तार जो है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप भाषा वाली यूनिट में आगे बढ़ते हैं तो जो भी भाषा के विविध रूप आप पढ़ते हैं, ठीक है, विविध रूप पढ़ते हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होंगे। जो लिपि का विकास और देवनागरी लिपि का जो स्वरूप आप पढ़ते हैं उसमें भी कोई बदलाव होने की स्वरूप नहीं है। ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जो संवैधानिक जो आप सभी देखते हैं तो संवैधानिक वाले में आप देखेंगे तो उसमें चांसेस नहीं होंगे, इसमें बदलाव नहीं होंगे, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन होने की संभावना जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षा है उसको प्रासंगिक बनाने के लिए, ठीक है, आप जो क्रियान्वयन में लाने के लिए, तो जो चेंजेस हैं वो संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, या आप मानकीकरण से संबंधित या जो नए कदम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आए हैं तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब आपके सामने कम से कम ये चीज़ तो है कि भाई ये फर्स्ट यूनिट है और इस फर्स्ट यूनिट को मुझे पढ़ना है और इसमें से मैं ये चीज़ें जो है वो पढ़ सकता हूँ, ये चीज़ें जो है वो मुझे कवर अप करनी है। तो भाषा के प्रयोग है, विविध रूप है, वो सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ जो है वो रहने वाली हैं। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई। देन हम बढ़ते हैं आगे आपकी यूनिट सेकंड की ओर। सेकंड यूनिट जो है वो है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें किसी भी प्रकार का, जो सेकंड यूनिट है आपकी, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये आपके चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे सेट की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा हो उसमें आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता रही हूँ कि उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जो है आपका इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दर्शन हो, ठीक है, चाहे इतिहास लेखन की पद्धतियां हो, चाहे इतिहास लेखन की परंपरा हो, ठीक है, चाहे आप इतिहास लेखन का विभाजन हो, चाहे नामकरण हो, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला।
और जब हम इस विभाजन की बात करते हैं तो चाहे आपका आदिकाल हो, ठीक है, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा आने वाले अपडेटेड सिलेबस चेंज में भी। तो इससे क्या है, आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि भाई ये वाली चीज़ें मुझे कंफर्मली पढ़नी ही पढ़नी है। तो आपने अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं की, इस सोच में अटके हुए हैं कि जब अपडेटेड सिलेबस आएगा, जब एनटीए नोटिफिकेशन निकालेगा और जब एनटीए जो है वो अपने सिलेबस की जानकारी देगा, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो इस भरोसे अगर आप रहे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी, आप इसमें जो भी 1857 की क्रांति का जो स्वरूप और जो उसमें खड़ी बोली का जो स्वरूप दिया गया है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसमें जो गद्य का उद्भव विकास है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, गद्य का उद्भव विकास है, इसके अंतर्गत आप पद्य और गद्य का जो स्वरूप विकास देखते हैं, पद्य के रूप में जो कविता का, हिंदी कविता का विकास देखते हैं, गद्य के रूप में विधाओं का जो विकास देखते हैं, उसमें भी कोई चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक क्लियर कट चीज़ है कि भाई ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। इस तरह की जो आप हिंदी आलोचना वगैरह, नाटक, उपन्यास, उन सब का उद्भव विकास आप जहाँ पर पढ़ते हैं उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसे आप देखेंगे पिछली बार आप ये जो आपका प्रवासी साहित्य, तो इसमें कुछ जो है वो एड ऑन होने की, हिंदी प्रवासी साहित्य या प्रचार प्रसार से संबंधित जो स्वरूप है, तो प्रवासी साहित्य का स्वरूप और कुछ और एड ऑन, कुछ और कवि वगैरह या कुछ और चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत ऐड ऑन हो सकती हैं, इसमें से कम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आपकी थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट आप देखेंगे साहित्य शास्त्र। और साहित्य शास्त्र जो है वो आपके समक्ष आती है भाई दो रूपों में, भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अब जब भारतीय काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें आप सभी के सिलेबस में 6 संप्रदाय लगे हुए हैं। ठीक है, 6 संप्रदाय लगे हुए हैं। तो इसमें अगर एड ऑन होगा तो छंद वाला संप्रदाय एड ऑन हो जाएगा, अदरवाइज इसमें जो है वो आपको इसमें संप्रदाय यही मिलेंगे। उसके अलावा काव्य के लक्षण हेतु प्रयोजन आप इसके अंतर्गत देखते हैं, लक्षण हेतु प्रयोजन, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये सेम रहेंगे और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके संप्रदाय है रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, ठीक है, औचित्य, ये है। इसके अलावा अगर छंद ऐड ऑन होगा तो होगा, अदरवाइज नो चेंजेस। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपके सिद्धांत लगे हुए हैं, जिसमें आपका प्लेटो से स्टार्ट है। ठीक है, प्लेटो है, अरस्तु है, जो कि रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। इलियट रहेंगे आपके, कोई चेंजेस नहीं है। रिचर्ड्स रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। वर्ड्सवर्थ रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। कॉलरिज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लॉन्जाइनस जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत बार उदात्त सिद्धांत से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो लॉन्जाइनस को इसके अंतर्गत आपको ऐड ऑन किया जा सकता है। बाकी के आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो आपको अन्य स्वरूप नहीं मिलेगा। उसके अलावा जैसे नई समीक्षा आप इसमें देखते हैं, फैंटेसी है आप इसके अंतर्गत देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेगी। शब्द शक्ति है, काव्य के गुण दोष है, ये सब आपके थर्ड यूनिट में एज इट इज रहेंगे। तो आपको फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट में से मैंने आपको ये बता दिया कि इन 3 यूनिट में क्या चेंजेस होंगे और क्या नहीं होंगे। सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार बता दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में, सभी को क्लियर है। उसके बाद में आप सभी जो है वो कंटिन्यूस जो है आप सभी को इसको देख लेना है और ये सारी चीज़ें जो है अपनी पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जो भी सेल्फ स्टडी शुरू कर रहे हैं या हमारे साथ कनेक्टेड होकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के समक्ष जो है कि भाई सारी ऑफर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखेंगे कि ये 3 यूनिट्स थी आपको जो बताई। उसके बाद में आपकी फोर्थ यूनिट है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि।
वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि जो है वो आप सभी को स्वाधीनता का समय याद दिलाती है। स्वाधीनता के समय जो खड़ी बोली का योगदान रहा वो स्वरूप याद दिलाती है। साथ ही साथ विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, क्योंकि विचारों से ही वैचारिकता बनी है, ठीक है। विचारधाराएं जो है, चाहे से मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है, लोहिया दर्शन है, गांधीवाद है, तो वाद जो है वो विचारधाराएं, तो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की कोई भी गुंजाइश आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में जो आपके कथन कारण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्वरूप में हमारे समक्ष आती है। जो भी आप वाद देखेंगे, दलित विमर्श देखेंगे, ठीक है, आप स्त्री विमर्श देखेंगे, इसके अंतर्गत आप अल्पसंख्यक विमर्श देखेंगे, आप अस्तित्ववाद देखेंगे, तो वो सारे जो है उसमें कुछ रचनाएं वगैरह या कुछ रचनाकार वगैरह अगर पर्टिकुलर ऐड ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये तो थी जिन यूनिट्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, कुछ होगा तो ऐड ऑन होगा, इनमें से घटने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो चीज मैंने आपको बताई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 यूनिट्स तो ऐसी हैं, फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट तो ऐसी है पहली से लेकर के चौथी तक, जिसमें कुछ भी चीजें जो है वो हटने वाली नहीं है। कुछ ऐड भली हो सकता है, बाकी हटेगा कुछ नहीं, वो एज इट इज रहने वाली है। तो वो स्वरूप आप सभी को कि फर्स्ट टू 4 यूनिट तो ऐसे की थी। आगे की जो यूनिट है आपकी, जैसे आपकी 5th यूनिट है, आपकी जो यूनिट 5 है वो है आपकी हिंदी कविता। हिंदी कविता की अगर आप बात करें तो इसमें जो चेंजेस होने की संभावना है कि कुछ जो आज के समय की रचनाएं हैं या कविताएं हैं वो ऐड कर दी जाए, लेकिन इसमें तो आपके आदिकाल से रचनाएं लगी हुई हैं। जैसे आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो इसके अंदर, तो पृथ्वीराज रासो का अगर वो चेंज करना चाहें तो रेवा तट की जगह जो है दूसरा तट या दूसरा समय जो है उसका लगाया जा सकता है, अदरवाइज लेकिन रचना पृथ्वीराज रासो रहेगी आपकी, ठीक है। कबीर ग्रंथावली, उसमें नो चेंजेस, ठीक है, कोई पद संख्या वगैरह बदले तो अदरवाइज वही रहेगी। पद्मावत, नागवती का वियोग खंड, नो चेंज, ठीक है, एज इट इज आपको देखने को मिलेगी। भ्रमर गीत, ठीक है, नो चेंज, ऐसी कैसी रहेगी। कोई पद रचना वगैरह वही जो बता रही हूँ आपको कि पद संख्या वगैरह ऊपर नीचे करेंगे तो कर देंगे, अदरवाइज भ्रमर गीत आपका ऐसे कैसे रहेगा। बिहारी रत्नाकर में भी वही पद संख्या वगैरह आपकी बदली जा सकती है, अदरवाइज ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। घनानंद में भी पद संख्या वगैरह में परिवर्तन हो सकता है, बाकी ये आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है। प्रिय प्रवास, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट ऐसे कैसे कंप्लीट लगा हुआ है। साकेत का नवम सर्ग वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऐसे कैसे लगा हुआ है। भारत भारती ऐसे कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे रश्मि रथी, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। उर्वशी नो चेंज, कामायनी नो चेंज, ऐसी की ऐसी, तो ये इम्पोर्टेंटली याद रख लेनी है आपको, ठीक है। राम की शक्ति पूजा नो चेंज, ये ध्यान रखना है आपको। और भी जो भी आपकी सारी रचनाएं हैं तो वो सारी की सारी रहेंगी, चाहे आप सतपुड़ा के जंगल ले लीजिए, चाहे आप गीत फरोश ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप गीत फरोश रचना को ले लीजिए, या आप और अन्य धूमिल जी की रचना ले लीजिए। हाँ, इसमें जो चेंजेस हैं वो चेंजेस ये होंगे कि कुछ जो आपकी समकालीन कविताएं हैं, ठीक है, समकालीन कविताएं हैं या आज के समय की जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ कविताएं जो हैं वो इसमें जोड़ दी जाएं, या जो आपकी कविताओं का जो प्रासंगिकता स्वरूप है उनमें से कुछ हटा करके कुछ नई लगा दी जाए। तो इन जो अपडेटेड आप सभी की जो कविताएं होंगी उनको आप डिटेल से कैसे पढ़ेंगे, उनके भावों को कैसे समझेंगे, वहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सारी चीज़ों को आप सभी को सेशन में, पेड सेशन में आप सभी को सारा कराया जाता है। मैं डिटेल से कराऊंगी आप सभी को, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आप सभी को क्लासेस मिलेंगी पेड सेशन में वो सारी की सारी आपको अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप सभी की यूनिट 5 होगी। ऐसे ही आप देखेंगे कि यूनिट 6 जो है वो है आपकी हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास जो आप देखेंगे कि प्रारंभिक उपन्यास जो है वो आपके ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। आपके प्रारंभिक उपन्यासों के अलावा आपके प्रेमचंद युगीन उपन्यास हैं
जो कि ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि प्रेमचंद जी जो है वो उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के स्वरूप में आते हैं, तो वो आपके ऐसे कैसे रहेंगे। उसके अलावा प्रेमचंदोत्तर उपन्यास जो है उसमें वही चेंजेस है कि जो उपन्यास जो है वो बदले जाएंगे या कोई एक हटा करके दूसरा लगाया जाएगा, तो वो इन उपन्यासों में जो है परिवर्तन की संभावना प्रेमचंदोत्तर वालों में होती है, क्योंकि वो आपके समकालीन उपन्यासों के संदर्भ में हमारे समक्ष आते हैं। ठीक है, बाकी के आपके लगभग जो भी आप सारे उपन्यास देखेंगे, चाहे वो आप देवरानी जेठानी की कहानी देखें, चाहे आप गोदान उपन्यास की बात करें, चाहे आप परीक्षा गुरु उपन्यास की बात करें, चाहे आप शेखर एक जीवनी की बात करें, चाहे आप बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करें, चाहे आप मानस का हंस की बात करें, तो वो सारे उपन्यास जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो उनको आप ऐसे मत सोचिए कि बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में यूनिट 7 जो है वो है आपकी हिंदी कहानी। हिंदी कहानी जो है वो आप सभी की इसी स्वरूप में आती है आपकी वही प्रारंभिक कहानियां, जैसे आपकी दुलाई वाली कहानी आ गई। ठीक है, प्रारंभिक कहानियों में दुलाई वाली कहानी आ जाती है, तो और आपकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आ जाती है। शुक्ल जी की कहानी लगाई जा सकती है, 11 वर्ष का जो समय है वो कहानी इसमें ऐड ऑन की जा सकती है। बाकी की आप देखेंगे तो लगभग आपकी कहानियों का स्वरूप वही इसके अंतर्गत रहने वाला स्वरूप है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो राही कहानी आ जाती है, इसके संदर्भ में आप सभी के समक्ष आपकी जो प्रेमचंद युगीन कहानियों की अगर आप बात करते हैं तो प्रेमचंद युग आ जाता है, जिसमें आपकी ईदगाह कहानी लगी हुई है। ठीक है, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी लगी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें तो प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी आप सभी की जो प्रसिद्ध कहानी स्वरूप में आती है। जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी है, ये भी आपकी प्रेमचंद युगीन कहानी है। उसके अलावा वही प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियां जो है उसमें आप देखेंगे जैसे अपना अपना भाग्य आ जाएगी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी आ जाएगी, तीसरी जो आपके उर्फ मारे गए गुलफाम है, लाल पान की बेगम है। ठीक है, इस तरह की जो भी कहानियां आप सभी के सिलेबस में है, उन कहानियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उन कहानियों में से कुछ ऐड ऑन हो सकती है, कोई एक दो हट सकती है, लेकिन जो कहानियां जो फिक्स हैं कि भाई ये हमें ये इनका ये उद्देश्य है, इनको पढ़ने से ये सीख मिलती है, उनको सिलेबस से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आपकी जो व्यंग्य कहानी है, सिक्का बदल गया जो विभाजन आधारित कहानी है, पिता कहानी है, राजा निर्बंसिया कहानी है, तो जो कहानियां फिक्स हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। परिंदे कहानी जो आपकी नई कहानी है, और कुछ और कहानी अगर ऐड ऑन की जाएगी तो कोई हटा करके ऐड ऑन कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हिंदी कहानी हो गई। फिर आपका आता है हिंदी नाटक। नाटक में आप देखेंगे कि जो भारतेंदु युगीन नाटक है, ठीक है, प्रसाद युगीन नाटक है और प्रसादोत्तर नाटक है। भारतेंदु युगीन नाटकों में आप बालकृष्ण भट्ट जी को देखते हैं। ठीक है, भारतेंदु की खुद नाटक आपके सिलेबस में हैं, जैसे आप अंधेर नगरी की बात करते हैं जो प्रहसन के स्वरूप में आ जाते हैं आपके समक्ष, या आप भारत दुर्दशा की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। जयशंकर प्रसाद जी की आप देखेंगे स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती जी का नाटक अंधा युग महाभारत पर आधारित, आप सभी का महाभारत के 18वें अध्याय पर जो आधारित है वो नाटक आप सभी के सिलेबस में। तो जो एकदम हमें पता है कि भाई ये पत्थर की लकीर है, इनको नहीं बदला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें तो हमें पढ़ने। समस्या जनक जो नाटक हैं उनके जो जनक माने जाते हैं आपके लक्ष्मी नारायण जी, उनका नाटक है सिंदूर की होली। मोहन राकेश जी का जो आपका आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन है, ये नाटक है आप सभी के। आगरा बाजार नाटक है, बकरी नाटक है। ठीक है, इन सब में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अंजू दीदी है, महाभोज नाटक है, तो इन सभी नाटकों को हमें एकदम प्रिपेयर कर लेना है कि इनमें परिवर्तन के चांसेस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। कुछ ऐड ऑन होगा तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, फिर आपका 9th यूनिट है हिंदी निबंध। निबंध के क्षेत्र में आप सभी को रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध रहेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, द्विवेदी जी कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, नामवर सिंह जी कहीं नहीं जाने वाले, आपके सिलेबस में रहेंगे इनके निबंध। ठीक है, तो जो है कि भाई कविता क्या है,
या इनके, क्योंकि हम सिर्फ निबंध नहीं पढ़ते हैं, हम निबंध के साथ में रामचंद्र शुक्ल जी के संपूर्ण निबंधों को पढ़ते हैं, ठीक है। संपूर्ण निबंधों के ये नहीं कि हम सारे के सारे चिंतामणि के चारों भाग पढ़ते हैं, लेकिन चारों भाग में क्या है, किसमें कितने निबंध हैं, क्या है, सारी चीजें हमें पता होती हैं। तो इसलिए हम राइटर के नाम को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि भाई ये राइटर का नाम है, ये आपके रहेंगे। तो अगर आपको शुक्ल जी को पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि कविता क्या में क्या दिया गया है, भाव और मनोविकार में क्या दिया गया है, इनकी क्या विषय वस्तु है। तो उन सारी चीजों को आपको इसमें ध्यान रखना इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो नामवर सिंह है, विवेकी राय है, कुबेर नाथ रॉय है, पूरण सिंह है। इनके निबंध तो रहेंगे जो आप सभी के सिलेबस में आपके आते हैं, ठीक है। हिंदी निबंध वाली जो यूनिट है आपकी 9th यूनिट। अगला जो यूनिट है 10th और लास्ट यूनिट जो है वो है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, ठीक है। आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, ये जो यूनिट है आपकी, इसमें कुछ चीजें, ठीक है, क्योंकि इसमें आ जाती हैं आपके अन्य गद्य विधाएं वगैरह सारी। तो कोई भी नवीन विधा का जो उद्भव आ जाता है, कोई भी नवीन विधा का जो स्वरूप हमारे समक्ष आता है, ठीक है, कुछ भी ऐड ऑन करना होता है तो मोस्टली 10th यूनिट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो जो इसके अंतर्गत जो आपके परिवर्तन होंगे, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी आपके आएंगे, रमणिका गुप्ता हैं जो आएंगे, ठीक है, डॉक्टर तुलसी राम जी हैं वो आएंगे कि इम्पोर्टेंट स्वरूप में आप सभी को देखने को मिलते हैं। जीवनी में आप शिवरानी देवी जी की जो जीवनी है प्रेमचंद घर में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कहीं नहीं जाने वाली हैं, ये याद रखिएगा। और ये जिन चीज़ों को हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं या जिनको हम ये कह रहे हैं कि इनमें परिवर्तन नहीं होगा, ये एक तरह से हिंदी साहित्य का शाश्वत सत्य है, ठीक है। इनको पढ़े बिना हम हिंदी साहित्य को नहीं समझ सकते। अगर मैं ये कह दूं कि फर्स्ट यूनिट को पूरा बदल दिया जाएगा तो फर्स्ट यूनिट में जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको पढ़े बिना हम हिंदी साहित्य के भाषा के उद्भव को नहीं जान सकते। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा बदल देंगे, ठीक है। तो पूरा बदलने से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को, 1000 वर्षों का जो इतिहास है उसका जब हम अध्ययन नहीं करेंगे, उसका नामकरण, उसका विभाजन, उसके पद्धति को नहीं पढ़ेंगे, तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो स्वरूप है वो क्या है। तो इसलिए इसी कारण उसमें परिवर्तन के जो चांसेस हैं वो आपके नहीं है, ठीक है। कि भाई हमें ये जानना है, कोई भी स्टूडेंट जो है जब कोई भी हिंदी साहित्य से मास्टर्स कर रहा है, जब कोई भी हिंदी साहित्य से ये नेशनल लेवल की एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो उसको हिंदी साहित्य को जानना जरूरी है। और हिंदी साहित्य को जानने के लिए हमें इन सारी यूनिट्स का अध्ययन करना होता है। तो आत्मकथा, जीवनी, आपका जो संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, इन सब में ये चीज़ें तो रहेंगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें और ऐड ऑन होंगी वो आप सभी को इसके अंतर्गत पता चलती रहेंगी। तो अब आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किन यूनिट्स में बदलाव होगा, किन यूनिट्स में नहीं होगा, क्या बदलाव होगा, कैसे बदलाव होगा। अब कुछ शांति शायद आप सभी के दिमाग को मिल गई होगी कि मैम अब हमें लग रहा है कि हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और तैयारी कहाँ से शुरू करनी है ये भी मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि अगर आप एक क्रम से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्रम से पहली से लेकर के 10 यूनिट तक का सारा आपको बताया, ठीक है। और ऐसे ही आप भी अपने सिलेबस का पूरा विश्लेषण करें और अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी समय सारणी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। ये नहीं कि भाई किसी का टाइम टेबल हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि टाइम टेबल बना दिया और फिर छोड़ दिया, रख दिया, कल से करेंगे, ठीक है। तो काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो आप सबको भी बी अटेंटिव, ठीक है, एकदम जागरूक होना है। जैसे कि आज तो अगर हम कहें कि युवा दिवस है तो आप सब में जोश भर जाना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक विजय को, लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमारा मन जो है, और वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं तो हमारा मन जो है वो क्या है, वो एकदम ये चाहता है कि भाई मैं आराम से रहूं, कंफर्ट से रहूं। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर कंबल में घुस के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कंबल में घुस के पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि आप अपने शरीर को कंफर्ट में, ठीक है, आरामदायक कोने में आपने घुसा रखा, तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तब हम जो है वो एक अच्छी प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को यहाँ पर मैंने बताई, और मुझे पूरी विश्वास है, पूरी आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये चीज़ें एकदम समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आने वाली जो क्लासेस हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो एक आप सभी के लिए रिलीज़ होगी, जिसमें आप सभी देखेंगे कि हिंदी साहित्य के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं, उन बुक्स से रिलेटेड आप सभी को इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो आप सभी उन बुक्स के माध्यम से इन 10 की 10 यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सभी को आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कैसे क्या क्रम से कहाँ से शुरू करना है और कैसे रणनीति बनानी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।